गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस क्विज़। ये जो क्विज़ है वो चैप्टर 2 साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने हेनरी अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर पढ़ लिया है, वो वीडियो देख लिया है, तो आप इस क्विज़ को, इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 15 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। आप इसको पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, who is known as the father of scientific management? साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग एफ.डब्ल्यू. टेलर को बोलते हैं। जैसा मैंने चैप्टर में बताया भी था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही प्रपोज किया था, डिज़ाइन किया था। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, हेनरी फ्योल, इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है। ए में जो है उनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोला जाता है। सी में जो चार्ल्स बैबेज है वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है। और जो डी में है वो है पी.एफ. ड्रकर, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। तो ये चारों बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन आंसर होगा बी.एफ.डब्ल्यू. टेलर। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वेज सिस्टम वॉज डिवेलप्ड बाई टेलर? टेलर ने कौन सा वेज सिस्टम बनाया था? वेज मतलब मजदूरी होता है, सैलरी होता है। तो टेलर ने जो वेज सिस्टम बनाया था उसका नाम है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है टेलर वाला, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो टेलर ने कौन सा वेज सिस्टम डेवलप किया था? डिफरेंशियल वेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मेजर चैलेंज बिफोर टेलर? टेलर के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती थी प्रॉफिट इंक्रीज करना, या ज़्यादा वर्कर्स को रखना, या सबसे अच्छा रॉ मटेरियल खरीदना, या प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना। तो इसका आंसर बिना डाउट के डी होना चाहिए। जो टेलर है वो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने पे उन्होंने काम किया था। सबसे बड़ी चुनौती थी टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी करेंगे, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अनुसार वेज ऑफ वर्कर्स शुड बी बेस्ड ऑन, जो वर्कर्स का वेज है, मजदूरी है, वो किस पे आधारित होना चाहिए? एज पे, एक्सपीरियंस पे, आउटपुट पे, या लॉयल्टी पे? एज का मतलब आयु पे, तो वेज जो है एज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस, टेलर के अनुसार एक्सपीरियंस पे भी नहीं करना चाहिए। आंसर होना चाहिए सी, आउटपुट। आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है, परफॉर्मेंस कितना है। तो अगर किसी वर्कर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, चाहे उसका एज ज़्यादा हो या एक्सपीरियंस कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आउटपुट आंसर होगा 4 का सी। और 4 का जो डी है लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो इससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टेलर के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू रिमूविंग ओल्ड प्रोडक्शन मैथड? कौन सा सिद्धांत जो है पुराने प्रोडक्शन मेथड को हटाने की बात करता है? कहता है पुराना प्रोडक्शन मेथड को हटा दिया जाए। ऑप्शन देखिए ध्यान से आप लोग। सो ऑप्शन देखने के बाद यहाँ आंसर आपका क्या होना चाहिए? ओल्ड प्रोडक्शन मेथड को हटाने के बाद बी में की गई है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होना चाहिए। टेलर ने बोला था साइंस को यूज़ कीजिए, रूल ऑफ थंब का मतलब पुराने मेथड्स। तो पुराने मेथड को हटाने की बात उन्होंने कही थी, और इस बात को लेकर उनका विरोध भी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर होगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच प्रिंसिपल गिव्स इम्पोर्टेंस टू टीम वर्क? टीम वर्क को कौन इम्पोर्टेंस देता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर होना चाहिए, देखिए टीम वर्क मतलब एक साथ मिल करके काम करना है। तो ऑप्शन इसमें देखिए हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी का मतलब शांति होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तीसरा है फटीग स्टडी, और चौथा है डी है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है, और इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है अकेले काम करना। तो क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे कहता है विच प्रिंसिपल गिव्स इंपॉर्टेंस टू टीम वर्क? तो टीम वर्क जो है जिसमें साथ मिल के काम करने की भावना है, वो डी में बढ़ती है, इसलिए कोऑपरेशन आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट वन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक?
इसमें से कौन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पूछ रहे हैं। तो क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप आता है? बिल्कुल आता है, आपने पढ़ा होगा। बी है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, क्या ये आता है? एग्जैक्टली बिल्कुल आता है। सी मैथड स्टडी आता है? बिल्कुल आता है। 4 है मोटिव स्टडी, मोटिव स्टडी नहीं आता है। मोशन स्टडी होता है, मोटिव स्टडी नहीं होता है। तो 7 का आंसर करेंगे डी। उम्मीद करता हूँ अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूनिफॉर्म मैथड इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे मेथड्स जो है बनाए जाते हैं, सारे काम को करने का एक सा तरीका होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आंसर 8 का आंसर होना चाहिए बी, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि काम करने का तरीका एक सा हो। जैसे किसी कंपनी में कहा गया कि सारे वर्कर्स 8 घंटा काम करेंगे, तो सारे लोग 8 घंटा ही काम करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, वापस मैं बोलूँगा, इफ़ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस साइंटिफिक मैनेजमेंट का वीडियो देख लें, तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोडक्ट वैरायटी एंड डेप्थ, प्रोडक्ट की जो वैरायटी होती है उसको कम करना। जैसे आप मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, जैसे कोलगेट आता है ना, कोलगेट हर्बल आता है, कोलगेट प्लेन आता है, कोलगेट साल्ट वाला आता है। तो एक प्रोडक्ट का जितना टाइप आता है उसको कम रखने के लिए बोला गया कि कम रखिएगा तो प्रोडक्शन करने में आसानी होगी, तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोडक्ट वैरायटी एंड डेप्थ इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, question is which technique is used to reduce number of steps in a work। किसी काम में जितने स्टेप होते हैं उन स्टेप को कम करने का जो मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि एक प्रोडक्शन का काम हो रहा है, उसमें 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप को 5 कर देना, 6 कर देना, कम कर देना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें जितने स्टेप हैं उन स्टेप्स को पढ़ना पड़ेगा, उन स्टेप्स को जो है देखना पड़ेगा, और फिर जो है सारे मूवमेंट्स को फिर जो है हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे। तो सारे मूवमेंट्स का स्टडी जो होता है, मूवमेंट्स का स्टडी वो मोशन स्टडी में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होना चाहिए। मोशन स्टडी में ही हम स्टेप्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि उनकी संख्याओं को कम कर सकें। तो मोशन स्टडी 10 का डी आंसर होगा। Well, coming to question number 11, which technique is used to fix number and duration of work hours। जब हम कोई काम करते हैं उसमें जो वर्क आवर्स होते हैं या ड्यूरेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोई काम है तो वो काम 6 घंटे में कंप्लीट होगा या 8 घंटे में कंप्लीट होगा, इसको तय करना है ना। हर काम को कंप्लीट करने का टाइमिंग अलग अलग होता है। नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क आवर्स, तो हम लोग इसको इसमें जो है आंसर करेंगे, जो है आंसर करने के लिए हम लोग बात करेंगे नंबर एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में फिक्स कर देना है, मतलब कितने घंटे का काम होगा। तो ये तो है, हम लोग स्टार्ट करेंगे डी से करेंगे, मोशन स्टडी, क्योंकि मोशन जो होता है उसी से हम लोग को पता चलता है कि इसमें कितने मूवमेंट्स हैं और कितना टाइम इसमें लगना चाहिए। तो पहले मोशन स्टडी होती है और फिर टाइम स्टडी होता है। तो 11 का आंसर डी करेंगे हम लोग, मोशन स्टडी। 12 में आते हैं, विच इज़ यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वर्क ऑन वर्कर्स माइंड एंड बॉडी। मतलब कौन सा स्टडी है जो बताता है कि वर्कर्स के माइंड और बॉडी पे काम का क्या प्रभाव पड़ता है। वर्कर कोई भी काम करेगा तो उस काम से थकावट होगी, है ना, और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो माइंड और बॉडी पे पड़ेगा। तो कौन सा अध्ययन है, कौन सी स्टडी है जिसमें हम लोग इसको चेक करते हैं? तो ये होगा हमारा फटीग स्टडी। 12 का आंसर बी करेंगे, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में हम लोग जो है इसको देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाउ मेनी फंक्शनल फोरमैन आर प्रेजेंट इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितने फोरमैन की बात की गई है? तो F.W. टेलर ने 8 फोरमैन को रखने की बात कही थी, 8 फोरमैन होने चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, 13 का आंसर डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू रिड्यूस आउटपुट नोइंगली। वर्कर की वो प्रवृत्ति, वो नेचर जिससे वो काम को, आउटपुट को जानबूझ के कम कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब कोई वर्कर 10 यूनिट बना सकता है, लेकिन वो अब जानबूझ के 7 ही बना रहा है, 6 ही बना रहा है, कम काम कर रहा है, तो इसको हम लोग सोल्डरिंग बोलते हैं। टेलर ने सोल्डरिंग टर्म को समझा था और उसका समाधान भी निकाला था। 14 का आंसर डी करेंगे, सोल्डरिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री डिड टेलर बिलोंग टू। टेलर का किस कंट्री से संबंध था? तो आंसर होगा ए, अमेरिका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर ज़रूर काउंट कीजिएगा
और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।